Hey everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do some special cases under assignment problem. Basically, these are some special cases of Hungarian assignment method which we have already done in our last video. So जो special cases है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. So this is the part 1. स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट केस है वो है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का. अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है इसको समझने से पहले हम समझते हैं बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है. So the Hungarian method of solving an assignment problem requires that the number of columns should be equal to the number of rows. So Hungarian method के अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें 1-to-1 बेसिस पे होना चाहिए. मतलब जितने नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ जॉब्स होने चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का. सो इस वजह से जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. When they are equal, then the problem is known as balanced problem. Okay, so when the number of rows are equal to number of columns, we call it balanced problem. Unbalanced problem क्या हो जाएगी जब number of rows number of columns की equal ना हो. Example, when we have 5 workers but 4 machine or 5 machine 3 workers etc. तो इस तरीके की क्या हो जाएगी unbalanced problem कहलाती है. Then in such situation we use dummy columns or rows whichever is smaller in number. So इस केस में क्या करते हैं हम एक डमी रोज यूज करेंगे अगर रोज में कमी है, या डमी कॉलम का यूज करेंगे अगर कॉलम में कमी है तो. ठीक है, और उन कॉलम में हम अमाउंट क्या डालेंगे तो आर इंसर्टेड विद जीरोस एज द कॉस्ट एलिमेंट. तो हम उसे उन जो फिल होगी कॉलम या रो वो फिल होगी जीरो से एज द कॉस्ट एलिमेंट. ठीक है, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस वहाँ पे कॉस्ट भी रियल में कुछ हुआ ही नहीं, इस वजह से वो कॉस्ट क्या लेंगे हम जीरो लेंगे. सी ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया है इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो सेकंड है केस वो क्या है. सेकंड केस है हमारा कंस्ट्रेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम. ये क्या है, दिस प्रॉब्लम इज अराइजेस व्हेन अ वर्कर कैन नॉट परफॉर्म अ सर्टेन जॉब और इज नॉट बी असाइंड अ पर्टिकुलर जॉब. सो कंस्ट्रेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम अराइज कब होती है, ये तब अराइज होती है जब एक वर्कर इस एबल नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाए, या फिर कंपनी उस वर्कर को जॉब असाइन नहीं कर सकती है. सो तभी प्रॉब्लम अराइज होती है असाइनमेंट के टाइम में. To cope up with this situation, the cost of performing that job by such person is taken to be extremely large with letter M. So अगर वो वर्कर वो जॉब करेगा जो कि जॉब उससे नहीं असाइन करनी चाहिए और वो जो जॉब नहीं कर सकता तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई आएगी. राइट, क्योंकि वो एबल ही नहीं है वो जॉब करने के लिए, वो पर्टिकुलर जॉब करने के लिए. तो उस टाइम क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा हाई आएगी. तो उसे हम यहाँ पे लेटर एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, that person job should not be in the final solution. और वो जो person job होना चाहिए वो particular cell final solution में exist नहीं करनी चाहिए. जो अभी भी हमने दोनों केस डिस्कस किए हैं, इन दोनों केस को हम एक ही एग्जांपल समझते हैं. See here आपको एक कॉस्मेटिक से रखा है. The job person marking X indicates that the individual involved cannot perform the particular job. ठीक है, ये जो आपको क्रॉस शो हो रहा है रेड कलर का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकता. और कैलकुलेट क्या करना है, द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड द कॉस्ट ऑफ सच असाइनमेंट. सॉल्यूशन देख लेते हैं. हियर नंबर ऑफ रोज क्या नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है. सी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स है वो 5 है, मतलब जॉब्स 5 है लेकिन वर्कर्स तो 4 ही है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस प्रॉब्लम है. बोलो नहीं, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है. तो ये क्या होगी, हमारी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी हमारी फर्स्ट केस. जॉब 3 इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्कर ए क्योंकि वहां पे रेड क्रॉस है, एंड जॉब 4 इज नॉट अवेलेबल फॉर किसके लिए, फॉर वर्कर सी. सो ये कौन सा केस हो गया, कंस्ट्रेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया हमारे सेकंड केस. ठीक है, सो ये दोनों केस यहाँ पे आ रही है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. स्टेप 1, insert a dummy row with zeros as the cost elements in cost matrix and assign M as the largest cost for the person job with cross mark. See, क्योंकि यहाँ पे हमारा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, और कहाँ पे अनबैलेंस्ड हो रही है, वर्कर में.
वर्कर्स में हो रही है क्योंकि यहाँ पे 4 ही वर्कर्स है ना, 5 जॉब्स है। तो हम क्या असाइन करेंगे, हम क्या इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम डमी रो को, क्योंकि रो में कमी है तो हमने एक डमी रो को इंसर्ट करना है विद दी किसके साथ, विद जीरोस एज द कॉस्ट एलिमेंट। सो सी हियर, ये जो रेड कलर से आपको रो दिख रही है यही हमने इंसर्ट की है, और इसमें हमने इंसर्ट क्या किया, हमने इनको कॉस्ट जो दी है एलिमेंट वो जीरो दिया है हमने, क्योंकि एज सच की कॉस्ट है ही नहीं, तो हमने इनको क्या किया, कॉस्ट एलिमेंट इनके जीरो है। और जो पर्सन के लिए जो जॉब अवेलेबल नहीं थी, जो इसे हम असाइन नहीं कर सकते, उसको हम हाईएस्ट एम से यहाँ डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सोचा है और ये कहा है कि वो पर्सन जिसको ये जॉब नहीं देनी है और जो नहीं कर सकता, अगर वो जॉब वो करेगा तो सबसे ज्यादा कॉस्ट तभी आएगी हमारी। तो एम यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है ये, इस वजह से एम को यहाँ से इंडिकेट करना है। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। सो स्टेप 2 क्या कहता है, लोकेट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट दिस कॉस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन दैट रो। से यहाँ से सारे स्टेप वही आ जाते हैं जो ऑलरेडी हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, बट मैं अगेन आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। सी हियर, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट हर एक रो में से पता करते हैं। अगर मैं रो ए की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप देख सकते हो 18 है, रो बी में 12 है, रो सी में 16 है, डी में भी 16 है एंड ई में 0 है। ये हमने कहा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर एक रो की पता कर लिया। उसके बाद इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हर एक कॉस्ट एलिमेंट में उसी रो के डिडक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है उससे, इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट ऑल्सो। सो नाउ अगर अब मैं रो ए की बात करूं, सो वी हैव 27 में से मैं 18 को माइनस करूंगी तो हमें कितना मिलेगा 9। 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो 0। एम तो लार्जेस्ट वैल्यू है तो इसमें से कितना भी डिडक्ट करें ये हमें मैटर नहीं होता, मैटर ही नहीं करता ये। फिर हम आते हैं 20 में से 18 माइनस किया तो वी गेट 2, 21 में से 18 को माइनस किया तो वी गेट 3। इसी तरह हम बी सी डी एंड ई रोज का कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस वैल्यू को हर एक एलिमेंट में से उसी रो के एलिमेंट्स में से क्या करना है, माइनस करना है। सो इन दिस वे वी हैव दिस टेबल। ठीक है, हमारे पास ये टेबल आ गई। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना है, लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड सबट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन दैट कॉलम। वही स्टेप 2 की तरह ही है। स्टेप 2 में हमें रो का देखना था और अब स्टेप 3 में हमें कॉलम में देखना है। सबसे छोटे एलिमेंट को हर एक कॉलम में देखनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले पहचानते हैं हम, यहाँ पे हर एक कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है वो क्या है, क्या है, 0 ही है ना। हर एक कॉलम में 0 है, तो हमें क्या करना है, पहचानना है पहले सबसे छोटे एलिमेंट को, उसके बाद करना है माइनस कर देना है उस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में उसी कॉलम में। तो क्योंकि यहाँ तो 0 है तो हम 0 को किसी में से माइनस करेंगे तो हमारे पास तो वही अगेन वैल्यू आएगी, तो इसमें तो कुछ चेंजेस हुए ही नहीं। ठीक है, तो ये एज इट इज ही रहा। स्टेप 4 पे आते हैं, तो ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द 0 एलिमेंट्स। अब हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि ऐसे ड्रॉ करनी है कि जितने भी 0 आए इस कॉस्ट मैट्रिक्स में, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, वो कवर हो जाए। तो सी हियर, यही है हमारी, मैंने यहाँ पे जितने भी 0 हैं उनको क्या कर दिया है, हमारे ब्राउन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि पता चल जाए कि हमें कवर क्या क्या करना है। हमें देखना है मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी, याद रखना मिनिमम, ये नहीं कि जितनी मर्जी कर दो, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। और उतने में ये भी देखना है कि सारे जीरोस भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जीरोस से स्टार्ट करते हैं, तो ये है हमारा ई रो में। फिर हम आते हैं हमारे फोर्थ कॉलम में एंड फिफ्थ कॉलम में, और हमारा फाइनली है ए रो। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं हमारे सारे जीरोस कवर हो चुके हैं यहाँ पे। तो क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन कब होगा, जब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है हमने या वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इन सब का समेशन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है नंबर ऑफ रोज हमारे 5 है, तो ये लाइंस 5 होनी चाहिए। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइंस कितनी है, 1 2 3 एंड 4 लाइन्स ही है। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, नहीं हुए, तो हमारे पास क्या मिला, हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 5। ये क्या कहते हैं, सबसे का कांस्टेंट विच इज मिनिमम ऑफ द अनकवर्ड एलिमेंट इन द रिड्यूस टेबल। जो रिड्यूस टेबल आया है उसमें से हमें क्या करना है, हमें एक मिनिमम वैल्यू को पहले सिलेक्ट करना है जो कि अनकवर्ड हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी अनकवर्ड वैल्यू में है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 19 से लेके ये पूरा आपका ये अनकवर्ड वैल्यू है। इसमें से हमें मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 1 है। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम एवरी अनकवर्ड एलिमेंट इंक्लूडिंग इटसेल्फ इन द टेबल। और इस मिनिमम वैल्यू को हर एक अनकवर्ड एलिमेंट में से क्या करना है, माइनस करना है, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू ऑल्सो, and add this constant to each value located at the intersection of any two lines। और जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अनकवर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस वैल्यू को क्या करना है, जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे ऐड कर देना है। ठीक है, सो आप देख सकते हो कहाँ का ऐड करना है, हमें करना है यहाँ पे A4 पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। देन आपकी A5 पे, यहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। देन आपकी E4 पे एंड E5 पे, तो ये 4 पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वन को ऐड कर देंगे एंड बाकी जो आपकी अनकवर्ड वैल्यूज है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव सी। अगर मैं रो ए की बात करूँ तो 90M, ये तो एज इट इज ही रहा क्योंकि ये तो कवर्ड वैल्यूज है और इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही है, तो ये चेंज नहीं होंगी। बात करते हैं हम यहाँ पे A4 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इस वजह से A4 पहले कितना था 2, और अब क्या कर दिया हमने 2 में 1 ऐड कर दिया। 1 क्या था हमारा मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू थी, इस वजह से वी हैव 3। एंड इसी तरह हमारा A5 कितना हो गया, यहाँ पे पहले थी वैल्यू 3 में 1 ऐड किया 4। अगर मैं रो बी की बात करूँ तो रो बी के हमारा अनकवर्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या था 19 था, 19 में से हमने 1 लेस किया 18, फिर 12 में से 1 लेस किया 11, 9 में से 1 लेस किया 8, और ये क्या है, ये 0 एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये कवर्ड वैल्यू है और इंटरसेक्शन के पॉइंट में भी नहीं आ रही है, और 5 भी एज इट इज ही रहेगा। इसी तरह हमने क्या किया है, अनकवर्ड वैल्यूज में से इनको माइनस किए हैं, 1 को माइनस किया है और इंटरसेक्शन पॉइंट पे 1 को ऐड किया है, और बाकी एज इट इज ही रही है। ठीक है, सो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे, सबसे ज्यादा 0 हमारी ई रो में, तो कर दी हमने ई रो को हमें, एंड देन हमारा है सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, हो गए सारे 0 कवर। ध्यान से देख लेते एक बार और, हाँ, तो सी यहाँ पे हमारे सारे 0 कवर हो चुके हैं। तो क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारी 4 है, 3 वर्टिकल लाइन है एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी हमारी कवर नहीं हो रही क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, बट वी हैव ओनली 4 लाइन्स। ओके, अब हम आते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 क्या कहता है, रिपीट स्टेप 5 अंटिल एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। सो सी ये हमारी लास्ट टेबल थी, यहाँ मैंने अगेन मेंशन कर दी है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करनी सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, यही किया था ना स्टेप 5 में भी, तो अनकवर्ड में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी 3 है स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हर एक अनकवर्ड वैल्यू में से माइनस करनी है और इंटरसेक्शन जहाँ हो रही है लाइन की वहाँ पे ऐड करना है। सो वी हैव दिस टेबल। अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, देन 18 में से 3 को माइनस करेंगे 15, 3 में से 3 लेस किया 0, 5 में से 3 लेस किया 2, और जो लास्ट का जो है हमारा वो 0 एज इट इज रहा क्योंकि अनकवर्ड वैल्यू नहीं है, कवर्ड वैल्यू है, लाइन से कवर हुई है। ठीक है, और इसी तरह मैं कॉलम 2 की बात करूँ तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं हमने, कहाँ तक 0 11 0 11 ये यहीं तक एज इट इज ही रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस लास्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे 0 में 3 को ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे लाइन मेरी इंटरसेक्ट हो रही है इसीलिए। इसी तरह हमारा सारी चीजों का हमने कैलकुलेट किया है। सी यहाँ पे m से तो कोई मतलब ही नहीं क्यों, लार्जेस्ट वैल्यू ही है। बात करते हैं हमारा यहाँ पे कॉलम 3 का बी रो, तो यहाँ पे क्या है, हमने 8 में से 3 को माइनस किया है तो 5, और 3 में से 3 को लेस किया है 0, देन 3 में से 3 लेस किया 0, और ये लास्ट का 0 एच टी जी रहा। फिर कॉलम 4 की बात करें तो यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लास्ट में चेंज किया है ई रो में, यहाँ पे कॉलम 4 के ई रो में, तो यहाँ पे 1 था और हमने 3 को ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो वी हैव 4।
और इसी तरह हमने कॉलम 5 का भी किया है, कोई चेंजेस नहीं किया, बट लास्ट में चेंज किया है। यहाँ पे भी 1 में हमने 3 ऐड किया क्योंकि यहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो वी हैव यहाँ पे भी 4 आ गया हमारे पास। ओके, अगेन क्या करना है, हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है अपनी ऑप्टिमम सॉल्यूशन को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा ये रो ई में हो गया, ये 2 जीरोस हैं यहाँ पे हमारे पास, एंड देन वी हैव रो 3, ठीक है, यहाँ पे 4 जीरोस हैं, एंड देन कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? या ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 लाइंस आ चुकी हैं हमारी, और यहाँ पे 5 रोज भी हैं और 5 कॉलम्स भी हैं, इस वजह से हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ आ गया? तो ये फाइनली हमारे पास आ गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा। और स्टेप 5 अब हमारा क्या कहता है, सॉरी स्टेप 7 हमारा क्या कहता है, अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के बाद हमें क्या करना है, अब हमें जॉब असाइन करनी है। तो जॉब असाइन करने के लिए क्या करेंगे, लोकेट अ रो विच कंसिस्ट ओनली 1 जीरो एलिमेंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रो को देखना है जिसमें सिर्फ एक जीरो आए। तो स्टार्ट करते हैं रो ए से। तो क्या रो ए ऐसा रो है जिसमें सिर्फ एक जीरो आ रहा हो? हाँ जी है, सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, आप देख सकते हो रो ए में। सो क्या करना है, असाइन द जॉब कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट टू इस कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन। तो हमें क्या करना है, उस जॉब को उस कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन को असाइन कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ए को जॉब 2 जो है वो असाइन कर दी इस तरीके से। और क्या करना, क्रॉस आउट द जीरोस इफ एनी इन द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट, ठीक है। उस कॉलम में बाकी जितने भी जीरो होंगे उसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जीरो है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्या करना, रिपीट करना है हमें फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। तो हमें क्या करना था, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कॉल रो देखना है जहाँ पे जीरो हो। तो अब हम ए का तो हो गया काम, अब आते हैं बी पे। बी क्या ऐसा रो है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो आ रहा हो? हाँ जी, बी भी ऐसा है। तो हमने बी को भी क्या कर दिया, असाइन कर दिया जॉब। बी को कौन सा जॉब असाइन हो गया, इस तरह के बी को हो गया 4th जॉब असाइन। और फिर क्या करना है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी जीरो है उस कॉलम में उसको क्रॉस कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब देखते हैं कौन सा रो ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो है। क्या आपको दिख रहा है कोई ऐसा रो? हाँ जी, ये हमारा रो डी, आपको दिख रहा होगा। एक जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ एक ही जीरो को मानेंगे हम रो डी में। तो ये कौन सा है हमारा, ये आपका। तो हम क्या वर्कर डी को कौन सा जॉब असाइन कर रहे हैं, 3rd जॉब। एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग और दो जो जीरोस हैं उसको क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, क्रॉस कर दिया। अब कौन सा रो दिख रहा है आपको जिसमें सिर्फ एक ही जीरो हो? कौन सा है आपका? हाँ जी, ये है आपका रो ई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रो ई को फर्स्ट जॉब असाइन हो गई है, और कॉरस्पॉन्डिंग उसके जितने भी इस कॉलम में जीरो इसको क्रॉस कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो रो 3rd है, आप देख सकते हो इसमें भी अब सिर्फ एक ही जीरो है। तो जो वर्कर 3 है उसको हमने 5th जॉब असाइन कर दी। ओके, सो क्लियर हो गया ना किस तरीके से हम जॉब असाइन करते हैं। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एंड असाइन द जॉब्स। होप्स आपको क्लियर हो गया हो। ना क्लियर हो तो वीडियो को एक बार देख लें दोबारा अच्छे से। ऑफ कोर्स मुझे पूरा पूरा पता है कि क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला गया था पार्ट 2 में कि हमें कैलकुलेट करनी है इस असाइनमेंट की कॉस्ट भी, जॉब असाइनमेंट की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। सो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट टेबल पे जाना पड़ता है अपनी, जो कि है हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स। उसमें जाना पड़ेगा रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स होती है उसके पे। तो वी हैव दिस वन, आप देख सकते हो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी। सो यहाँ से हम उन कॉस्ट को लेंगे जो हमने असाइन किए जॉब्स। तो हमने ए को 2nd जॉब असाइन किया था, बी को 4th, सी को 5th, डी को 3rd एंड ई को 1st जॉब। तो यहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट है ये देख लेते हैं, और वही हमारी जो हुई कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट होगी। सो इन दिस वे वी हैव 18 plus 12 plus 16 plus 20 plus 0. Okay, so ultimately
आप देख सकते हो यहाँ पे जो ई है, जो हमने वर्कर ई है वो हमने खुद यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो उसकी कॉस्ट जीरो ही आएगी हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट उसको जीरो ही दी थी, वो ऑल्दो क्योंकि वो वर्कर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इन दिस वे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितने आ गए, 66, एग्रीगेट कॉस्ट आ गई 66। ओके, सो आपको क्लियर हो गया हो। इसी वे में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कब, जबकि हमारे पास दो केसेस होते हैं, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के दो स्पेशल केसेस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।